तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की। और आपको बता दें कि नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र पूजा की। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आरएसएस प्रमुख ने आरएसएस के संस्थापक स्वर्गीय केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर नागपुर के ऐतिहासिक रेशम बाग में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आरएसएस के स्वयंसेवक राष्ट्र की सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक रूप से समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ का चिंतन समाज के हित में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज का संगठित होना देश की एकता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि पहलगाम में भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई। इस आतंकी हमले से देश में दुख और क्रोध की लहर उठी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति की मार सब पर पड़ रही है। और आइए देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। देशवासियों की तरह मैं भी आज गांधी जयंती के दिन पूज्य बापू को कृतज्ञता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। वही थे जिन्होंने भारत की आत्मा को पहचाना, भारत के जन जन को जागरूक कर कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। और आजादी के आंदोलन में ही कई सारी ऐसी चीजों को उन्होंने बुना जो भविष्य के भारत का नक्शा आज तक उससे बन रहा है। उसी में से दो बड़े कंसेप्ट, दो बड़े विचार निकले, खादी और स्वदेशी। आजादी के आंदोलन को एक प्रकार से खादी और स्वदेशी से हम अलग नहीं कर सकते। उस वक्त पूरा भारत इंग्लैंड की कपड़ा मिलों के लिए बाजार बना हुआ था। महात्मा ने स्वदेशी का विचार और खादी का विचार देश को देकर आजादी का आंदोलन को तो गति दिया ही दिया, परंतु अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। मुझे ठीक याद है 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया और वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर से आज खादी एक प्रकार से जन जन की उपयोग की चीज बनी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 से आज तक खादी में कई 100 गुना बढ़ोतरी हुई। आज खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ तक पहुंचा है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोदी जी ने मन की बात में स्वदेशी को भी फिर से उठाकर देश की जनता को देश के आर्थिक विकास के साथ और मेक इन इंडिया के अभियान के साथ, मतलब भारत को दुनिया का उत्पादन का हब बनाने के लिए जोड़ने का संदेश दिया है। और उससे प्रेरित होकर हजारों परिवारों ने तय किया है कि हमारे परिवार में
कोई विदेशी वस्तु का उपयोग हम नहीं करेंगे। हजारों दुकानदारों ने, लाखों दुकानदारों ने ये तय किया है कि हमारी दुकान में विदेशी माल की बिक्री नहीं होगी। मैं आज ये दोनों अभियानों को सफल करने के लिए देश की जनता को अपील करना चाहता हूं। हर परिवार कम से कम 5,000 रुपये का खादी सालाना खरीदे। चाहे आपकी बेडशीट ले लीजिए, चाहे पिलो कवर ले लीजिए, चाहे पर्दे हो, चाहे शरीर लुचने का तौलिया हो। ये चीज जब आप 5,000 रुपये की खरीदते हैं, आप किसी के लिए रोजगारी का कारण बनते हैं और हजारों लाखों गरीबों के जीवन में एक उजियारा पनपता है। और जब आप स्वदेशी का व्रत अपनाते हो, भारत को 2047 तक दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के एक महत्वाकांक्षी अभियान के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। मैं फिर से अभियान आप देश की जनता को गांधी जयंती के दिन अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 अभियान चलाए हैं, खादी के उपयोग का और स्वदेशी अपनाने का। ये दोनों अभियानों को हम ताकत दें, हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाएं, अगली पीढ़ी को भी ये दोनों अभियान हम देकर जाएं। अंत में फिर से एक बार खादी और स्वदेशी दोनों विचार और बलवत्तर हो और ऊंचाई प्राप्त करे और उसके माध्यम से 2047 में हमारा देश फिर से एक बार दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। यही मेरी देशवासियों को गांधी जयंती के दिन संदेश भी है और करबद्ध विनंती भी है। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि खादी और स्वदेशी अपनाने पर ही भारत आगे बढ़ सकता है और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है खादी और स्वदेशी को अपनाने के लिए और लोगों को प्रचार और प्रसार के लिए। फिलहाल आइए लौटते हैं बुलेटिन की तरफ और कुछ और खबरें देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संघ में व्याप्त समरसता और समानता तथा जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा का महत्व समझाया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारत के सामने मौजूद तमाम सीमांत चुनौतियों के मद्देनजर शस्त्रों की जरूरत पर बात की। भुज पहुंचे रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान की नीयत में खोट बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर तरह से अपने दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। आज उनकी जयंती की 156वीं वर्षगांठ है। भारत समेत पूरी दुनिया गांधी जी के शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बापू को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजयघाट पर श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 1055वीं आर्टिलरी रेजिमेंट ने विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। राष्ट्रपिता के बारे में एनसीसी कैडेट ने भी बातचीत की। उन्होंने महात्मा गांधी जी को नमन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन के प्रांगण में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर वैष्णव ने देशवासियों की विजयदशमी की भी बधाई दी। बिहार में 14 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें एक वंदे भारत ट्रेन पटना से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के लिए चलाई जा रही है। वहीं कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के मुसाफिरों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी से बात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उनके निरंतर स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर की ओर से आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव का नवा संस्करण 4 से 8 अक्टूबर तक नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म पुरस्कार सम्मानित कलाकार पंडित छन्नूलाल जी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। पंडित छन्नूलाल जी का निधन मिर्जापुर में रह रही अपनी बेटी के घर हुआ। उनका अंतिम संस्कार काशी में होगा। इस पर प्रधानमंत्री ने सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि वे इस खबर से अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने लिखा, वे जीवन पर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ 137 बटालियन ने बाढ़ के बाद चिकित्सा जरूरतों में सहायता के लिए उधमपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय योग संस्थान में 59वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुई। समारोह में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरित होकर एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के सामूहिक लक्ष्य पर जोर देने का आग्रह किया। कुल्लू दशहरा में शामिल होने के लिए देवताओं की पालकियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हिमाचल के कोने कोने से लोग पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ पालकियों को लेकर कुल्लू पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ चंपावत सहित पूरे राज्य को मिल रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत चंपावत क्षेत्र के कई मंदिरों का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में पेंशन के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि पेंशन उत्पादों के नियामक समन्वय और विकास हेतु एक मंच स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, पेंशन उत्पादों में निवेश मानक विकसित करना, उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण को मजबूत करना और प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का मजबूत प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं।
आरएमएल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की संयोजिका डॉक्टर पूजा सेठी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और उन्हें सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। गोरखपुर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर कोई भारत पर युद्ध थोपता है तो भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। ईसीएमएस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान कहा कि इसके तहत रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए 1,41,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग जगत दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बढ़ती स्थिरता वैश्विक विश्वास का प्रमाण है। अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक आज विजयादशमी के अवसर पर अपनी स्थापना की शताब्दी मना रहे हैं। अयोध्या में इस अवसर पर स्वयंसेवक भारत माता की जय के नारों के बीच मार्च पास्ट कर रहे हैं और दर्शक उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खादी और ग्रामोद्योग के कार्यक्रम में संबोधित किया। उन्होंने कहा, खादी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार की अहम भूमिका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में सरकार अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों और अन्य लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता हुआ लागू। समझौते के तहत भारत से 92.2% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क कम होगा और 15 साल में $100 अरब निवेश का वादा किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और लोग तथा व्यवसायों का फायदा होगा। स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों की राज्य हेलेन बुडलीगर ने कहा कि समझौता दोनों तरफ के रिश्तों को नए आयाम देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद घोषणा की रेपो रेट पर अपरिवर्तित रखा गया है, यानी ये 5.5% पर स्थिर रहेगी। संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई का ये फैसला विकास को समर्थन देने के साथ मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच को दर्शाता है। एसबीआई और आईबीए के चेयरमैन सीएन शेट्टी ने कहा कि आरबीआई की पॉलिसी स्टेटमेंट मार्केट सुधार और ब्याज दरों में बदलाव के अलावा अन्य उपायों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। सोने की कीमत 1,100 रुपये की तेजी के साथ 1.21 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही, जो अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। जीएसटी सुधारों के बाद बिक्री बढ़ने से सितंबर में सकल जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुई। सितंबर में सकल घरेलू राजस्व 6.8% बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपए हुआ। वहीं आयात कर 15.6% बढ़कर 52,492 करोड़ रुपए हुआ। कैबिनेट समिति ने देश भर में सिविल सेक्टर के तहत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। इन नए स्कूलों की स्थापना के लिए बजट आवश्यकता 5,862.55 करोड़ रुपए है। कैबिनेट समिति ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की एमएसपी 160 प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं रबी सीजन 2026-27 में सरकार 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। इस ऐतिहासिक पहल को 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। दलहन मिशन के तहत अगले 4 वर्षों के दौरान लगभग 2 करोड़ किसानों को बेहतर बीजों की आपूर्ति की जाएगी और कटाई के बाद फसल के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर आवंटन जारी किया। कैबिनेट समिति ने असम में NH 715 के कालियाबोर नुमालीगढ़ सेक्शन के मौजूदा सड़क मार्ग को 4 लेन में चौड़ा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि राज्य सरकार ने पिछले 16 महीनों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 48,019 करोड़ रुपए खर्च किए।
भारत की जॉब मार्केट में सितंबर में सालाना आधार पर दोहरे अंक में वृद्धि हुई है, जिसमें फ्रेशर्स के साथ अनुभवी पेशेवरों की भर्तियां शामिल हैं। M3M इंडिया और हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी M3M हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार एक बार फिर देश के सबसे अमीर बने। वहीं गौतम अडानी और परिवार करीब से पीछा करते हुए दूसरे स्थान पर है। इस लिस्ट ने भारत में तेजी से बढ़ते अरबपति वर्ग को उजागर किया है। देश में अरबपतियों की कुल संख्या अब 350 के पार पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय की FIUN ने 25 विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रदाताओं को नियमों का अनुपालन न करने पर नोटिस जारी किया। इनमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज एल बैंक और बिंग एक्स भी शामिल है। भुगतान धोखाधड़ी रोकने के लिए भारत के शेयर बाजार नियामक सेबी ने वैलिड UPI और सेबी चेक सेवा लॉन्च की। टाटा कैपिटल और LG इंडिया अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में अपना IPO करेगी लॉन्च। दोनों कंपनियां मिलकर 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ऊर्जा संपन्न देश कतर की रक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश कतर पर हमला करता है तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्यवाही करेगा। वहीं हमले की स्थिति में अमेरिका अपने और कतर के हितों की रक्षा करने और शांति व स्थिरता बहाल करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों के बीच टकराव जारी है, जिसमें अब ट्रंप प्रशासन ने डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए $26 अरब की राशि रोक दी है। इस बीच उपराष्ट्रपति JD वैंस ने चेतावनी दी कि अगर शटडाउन अधिक समय तक चलता है तो प्रशासन सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, जिसका सीधा असर 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। ताइवान के अधिकारियों ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 50-50 विभाजन के समझौते को अस्वीकार कर दिया है। ताइवान ने कहा ऐसी किसी भी डील पर कोई सहमति नहीं बनी है और न ही भविष्य में ऐसी शर्तों को स्वीकार करेंगे। ताइवान की उप प्रधानमंत्री और टैरिफ वार्ता प्रमुख चैंग ली चियून ने कहा कि इस तरह का मुद्दा चर्चा में कभी शामिल ही नहीं था और न ही हम ऐसी शर्तों पर कभी सहमत होंगे। फिलीपींस में 6.9 की तीव्रता से आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हुई। वहीं 294 लोग घायल। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, अटॉर्नी जनरल पामेला बांडी और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने मैफिन का दौरा किया। पीट हेग्सेथ ने कहा कि प्रशासन सुविधाओं की सुरक्षा और पुलिस की सहायता के लिए नेशनल गार्ड के जवाब उपलब्ध कराएगा। रूस ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की वापसी को मनाने से किया इनकार। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 76वीं वर्षगांठ पर आतिशबाजी का भव्य आयोजन किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से अहमदाबाद के स्टेडियम में शुरू हुआ। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए। वेस्टइंडीज का पहला विकेट चंद्रपॉल के रूप में गिरा, जिन्हें मोहम्मद सिराज ने 0 पर चलता किया। भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को कानपुर में खेले गए पहले वनडे में दी 171 रनों की मात। भारतीय गेंदबाजों के सामने फेल हुए ऑस्ट्रेलियाई ए टीम के बल्लेबाज। भारत के लिए निशांत साधु सिंधु ने 4 विकेट और रवि बिश्नोई ने झटके 2 विकेट। भारत ए के लिए प्रियांश आर्या और कप्तान श्रेयस अय्यर ने जुड़े शानदार शतक। विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के बीच नागपुर में ईरानी कप का पहला मुकाबला जारी। रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आकारदीप और मानव सुथार ने की शानदार गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से दी मात। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम रॉबिन्सन ने जोड़ा शानदार शतक। श्रीलंका भारत के साथ करेगा पहले महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप की सहमेजबानी। ओलंपियन और पूर्व एशियाई खेलों के पदक विजेता विष्णुवर्धन और शीर्ष वरीय नितिन कुमार सिन्हा ने 30वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के तीसरे दौर में अपनी जगह बनाई। स्विस व्हीलचेयर एथलीट कैथरीन ड्रैबनर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 5वें दिन 1500 मीटर की T54 स्पर्धा का खिताब जीतकर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। कैथरीन ने 1500 मीटर T54 स्पर्धा में 3 मिनट में 16.81 सेकंड का चैंपियनशिप रिकॉर्ड समय निकाला कर स्वर्ण पदक जीता। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में लुका एक्लर ने जीता स्वर्ण पदक। ISSF जूनियर विश्व कप के आखिरी दिन भारत 6 स्वर्ण 8 रजत और 5 कांस्य सहित 19 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा।
मुकेश नेल्लावाली ने ISSF जूनियर विश्व कप के अंतिम दिन पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेजस्विनी सिंह ने ISSF जूनियर विश्व कप के महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, नमस्कार।